जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय देश भर में मॉक ड्रिल के बारे में बात चल रही है, जो कि मोदी सरकार ने कहा है अलग अलग राज्यों को कि भैया आप अपने राज्यों में ये मॉक ड्रिल जो है करवाएं लड़ाई के अंतर्गत। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर वाकई में भारत पाकिस्तान के बीच में ऐसा कुछ होता है तो क्या पाकिस्तान में इतनी क्षमता है कि वो भारत के सामने टिक पाए। देखिए, 1962 में चीन से मिली चोट के चलते भारतीय सेना का मनोबल टूटा हुआ था। इसी बीच में मई 1964 में तब के प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू का निधन होने से भारतीय राजनीति में एक वैक्यूम सा क्रिएट हो गया था। भारत के कई हिस्सों में अकाल भी पड़ा था। वही 1953 में यूएसए से हुई डिफेंस डील में मिले हथियारों से पाकिस्तान के हौसले काफी बुलंदियों पर थे। उसकी इकोनॉमी तेजी से बढ़ भी रही थी उस समय पर। जी हाँ, पाकिस्तान की इकोनॉमी एक समय पर बूस्ट भी कर रही थी। पाकिस्तान का सेना प्रमुख अयूब खान चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट करके 1958 में राष्ट्रपति बना और उसकी नजर में कश्मीर खटक रहा था। उसने पाकिस्तानी सेना को भारत पर हमले का आदेश देते हुए कहा कि सही समय और सही जगह पर दो चार घातक हमलों के आगे हिंदू हौसले टिक नहीं सकते, इसलिए हमें ऐसे मौके हाथ से जाने नहीं देने चाहिए। अगर हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तान की मेंटालिटी कैसे आखिर इतनी घटिया हुई, तो आप इस बात को समझिए कि 1965 में जो जंग हुई थी ना, वो इस बात को बताने के लिए काफी है कि भारतीय किस तरीके से पाकिस्तान की हड्डी तोड़ने में माहिर है। आप इस बात को समझिए कि जनवरी 1965 की बात है। तब पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ रण के इलाके में अपनी एक पोस्ट बना ली थी। 9 अप्रैल को विवादित जमीन पर अपना कब्जा करने भारत के खिलाफ ऑपरेशन डेजर्ट हॉक को लॉन्च कर दिया गया। भारतीय पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने हमले को नाकाम किया। इसमें 4 पाकिस्तानी सैनिक गिरफ्तार हुए। इसके बाद जून 1965 में ब्रिटिश पीएम हेराल्ड विल्सन ने इस विवाद को सुलझाने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाने का दोनों देश को राजी किया। पाकिस्तान ने इसे भारत की कमजोरी समझा। ओवर कॉन्फिडेंट अयूब को लगा कि भारत से कश्मीर छीनने का यह माकूल वक्त है। अगर देर करी तो भारत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। ऑपरेशन जिब्राल्टर को अब आप समझिए। दरअसल 1965 में पाकिस्तान ने अपने 30,000 लड़ाकों को कश्मीर में घुसपैठ कराने की योजना बनाई। इनका काम था कश्मीर में आतंक को मचाना और कश्मीरियों को भारत और भारत की सेना के खिलाफ करना, जिससे कि पाकिस्तान के लिए कश्मीर पर कब्जा करना आसान हो जाए। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन जिब्राल्टर। दरअसल स्पेन के पास में जिब्राल्टर नाम का एक छोटा सा द्वीप है। जब यूरोप जीतने के लिए अरब देशों की सेना पश्चिम की ओर चली तो उनका पहला पड़ाव जिब्राल्टर ही था। यहीं से आगे बढ़ते हुए अरबी सेना ने पूरे स्पेन पर जीत दर्ज करी थी। पाकिस्तान को लगता था कि एक बार अगर उसने भारत के जिब्राल्टर मतलब कि कश्मीर पर कब्जा कर लिया तो वो भारत को मात दे सकता है। जिब्राल्टर फोर्स की कमांड मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक को दी गई। ऑपरेशन के लिए पाकिस्तानी सेना के जवानों और अफसरों ने भी पीओके में ट्रेनिंग लेकर भारत में घुसपैठ करी। उन्हें राइफल दी गई, बंदूकें दी गई, ग्रेनेड दिए गए, गुरिल्ला लड़ाई लड़ने का गुर भी सिखाया गया। 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तान के करीब 33,000 सैनिक कश्मीरी बनकर एलओसी पार करते हैं। इन सैनिकों का पहनावा और रहन सहन ठीक कश्मीरियों की तरह था, लेकिन मकसद अलग था। मकसद था कश्मीर के स्ट्रेटेजिक पॉइंट मतलब कि पुल, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन ऑफिस हो गए, कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क हो गया, सरकारी दफ्तर हो गए, इनके ऊपर कब्जा करना। साथ ही कश्मीरियों को भारत के खिलाफ भड़काना और उकसाना। लेकिन अयूब का जो ये दांव था ये बहुत हद तक उल्टा पड़ गया। कश्मीरियों ने इन पाकिस्तानी सैनिकों को पहचान लिया और 15 अगस्त 1965 को इसकी इंफॉर्मेशन भारतीय सेना को पहुंचा दी। भारतीय सेना ने शुरुआत में ही कई सारे लड़ाकों को गिरफ्तार कर लिया। स्पेशल कमांडोज को इन लड़ाकों को पकड़ने का या फिर ख़त्म करने की जिम्मेदारी दी गई। घुसपैठ के लिए पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा हाजी पीर दर्रे का इस्तेमाल करते थे। 1949 के कराची समझौते के बाद ये इलाका पाकिस्तान के पास चला गया था। हाजी पीर दर्रे का कब्जा करने के लिए भारत की 3 बटालियनों को जिम्मेदारी दी गई। पहली थी पहली वन पैरा को दर्रे के पश्चिमी हिस्से की पाकिस्तानी पोस्ट जो थी वहां पे कब्जा करने के लिए कहा गया। 19 पंजाब को पास के पूरब में बिडोरी पर कब्जा करना था। 25 से 26 अगस्त की रात को एक पैरा ने अपनी इस पूरे अभियान को शुरू किया। तभी बारिश शुरू हो गई। कश्मीर की ठंड में बारिश में पूरी तरह से भीगने के बाद भी सैनिकों ने चढ़ाई जारी रखी। उजाला होते ही पाकिस्तानियों ने चढ़ाई करते भारतीय सैनिकों को देख लिया। पाक सेना ने मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी और भारतीय सेना को पीछे हटना पड़ा। अगले दिन सुबह वन पैरा की दूसरी यूनिट ने छोटी छोटी टुकड़ियों में चढ़ाई करना शुरू करी और सुबह होने तक संघ पोस्ट पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी सेना अपने 15 जवानों की जो बॉडीज थी उनको छोड़कर वहां से चली। इसके बाद वन पैरा ने दुश्मन को सोचने का मौका ना देते हुए सार और लिडवाली गली पर भी कब्जा कर लिया।
वन पैरा की डेल्टा कंपनी के कमांडर उस समय ब्रिगेडियर अरविंद सिंह इस जीत के बारे में बताते थे कि जब तक पाकिस्तानी जीत रहे होते हैं तभी तक अच्छे लड़ाके होते हैं, लेकिन जब हारने लगते हैं तो सिर्फ उनको भागना आता है, और यही उनकी फितरत भी है और मानसिकता भी है। वहीं दूसरी बटालियन 19 पंजाब को भी बेस कैंप से निकले 3 दिन हो चुके थे, लेकिन बारिश से फिसलन भरे रास्ते के चलते वे बिडोरी पर कब्जा नहीं कर पा रहे थे। 19 पंजाब का राशन भी खत्म हो चला था। उनके लिए एयर ड्रॉप किया गया खाना पाकिस्तानी कब्जे वाले इलाके के नाले में जा गिरा। ऐसे में प्लान में बदलाव कर वन पैरा को अकेले ही हाजी पीर पास पर कब्जा करने के लिए कहा गया। 28 अगस्त की सुबह 10 बजे वन पैरा ने हाजी पीर पास पर तिरंगा लहरा दिया। 29 अगस्त की सुबह 6 बजे तक 19 पंजाब ने भी बिडोरी पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद वे कुंथार की गली पर जीत दर्ज करते हुए 1 सितंबर को हाजी पीर के पास पहुंचे, जहां उन्होंने आखिरकार खाना खाया। 10 सितंबर तक कब्जे में की गई सारी पोस्ट को आपस में लिंक करके भारत ने पूरे हाजी पीर पास पर अपना कब्जा कर लिया। इसका फायदा यह हुआ कि उड़ी से पूंछ पहुंचने के लिए जहां पहले 282 किलोमीटरों का रास्ता तय करना पड़ता था, वो अब सिर्फ 56 किलोमीटर का रह गया था। अब इस बात को देखिए कि अखनूर जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता था एक समय पर। इस पर कब्जा करने से भारतीय सेना का जो मूवमेंट था वो रुक जाता, और पाकिस्तान के लिए ऑपरेशन जिब्राल्टर को आगे बढ़ाना और कश्मीर पर कब्जा करना आसान हो जाता। अखनूर की इस जंग में पाकिस्तान ने नाम दिया था ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, जिसकी अगुवाई कर रहा था पाकिस्तानी जनरल अख्तर हुसैन मलिक, जिसके पास में जिब्राल्टर की भी कमान थी। 1 सितंबर को सुबह 5 बजे पाकिस्तानी सेना छम सेक्टर पर कब्जा कर तवी नदी के पास पहुंच गई थी। यहां से अखनूर ज़्यादा दूर था नहीं। भारत की सेना इस अचानक हुए हमले के लिए तैयार भी नहीं थी। भारत के थल सेना प्रमुख और एयरफोर्स चीफ आनंद फानन में रक्षा मंत्री यशवंत राव चौहान के पास पहुंचे। वहां डिफेंस सेक्रेटरी पहले से ही मौजूद थे और उन्होंने बताया कि भाई जंग तो हो गई है शुरू, हमारी सेना जम्मू में है और उसे बॉर्डर तक ले जाने में वक्त लगेगा। दोनों ने एयर ऑपरेशन का सुझाव दिया। इसके बाद चौहान प्रधानमंत्री शास्त्री से मिलने पहुंचे, लेकिन वे उस वक्त पार्लियामेंट में थे। वो फौरन लौटे और एयरफोर्स चीफ अर्जन सिंह से बोले कि मैं एयरफोर्स को छम सेक्टर में अटैक का आदेश देता हूँ। रक्षा सचिव पीवीआर राव ने मौखिक आदेश को रिकॉर्ड किया। समय था शाम के करीब 4:45 का। ठीक 1 घंटे बाद ही 5:45 पर पठानकोट एयरवेज से भारत के 8 वेम्पायर विमानों ने उड़ान भरी। फारूक नसीम बाजवा की किताब फ्रॉम कच्छ टू ताशकंद द इंडो पाक वॉर ऑफ 1965 के मुताबिक अंधेरा होने तक एयरफोर्स ने 11 पाकिस्तानी टैंकों और 30 से 50 गाड़ियों को ख़त्म कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तान ने भी अपनी एयरफोर्स को मोर्चे पर बुला लिया और अगले दिन पाकिस्तान ने एक चौंका देने वाला फैसला लिया। शुरुआती सफलता के बावजूद पाकिस्तान ने जनरल मलिक के कमांड से हटाकर याहिया खान को ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम का कमांडर बनाया। यह फैसला लेने में पाकिस्तान ने करीब 24 घंटे बर्बाद किए, जिसका फ़ायदा भारत को मिला। तीसरे दिन पाकिस्तान ने उसके बाद जब हमला शुरू किया, लेकिन इस बार भारतीय सेना मजबूती से अखनूर की रक्षा कर रही थी। पाकिस्तान के हमले सफल नहीं हो रहे थे और भारत जो था हमला करने की कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा बेहतर था। अब इस बात को समझिए कि शास्त्री ने लाहौर कब्जे के लिए ऑपरेशन बेंगल की इजाज़त दी। जी हाँ, लाहौर पे कब्जा करने के लिए 1 सितंबर 1965 की रात थी। 11:45 हुए थे। प्रधानमंत्री के कार्यालय 10 जनपथ में तत्कालीन पीएम लाल बहादुर शास्त्री अपने दफ्तर के कमरे में तेजी से चलते हुए सोच रहे थे। शास्त्री के उस वक्त सचिव रहे सीपी श्रीवास्तव ने अपनी किताब लाइफ ऑफ ट्रुथ इन पॉलिटिक्स में लिखा था कि शास्त्री इस तरह तेज चलते हुए तभी बुदबुदाते थे जब उन्हें कोई बड़ा फैसला लेना होता था। उन्होंने उस वक्त बुदबुदाते हुए कहा था कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। इसके बाद 2 और 3 सितंबर को प्रधानमंत्री शास्त्री ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और पाकिस्तान पर हमला करने की योजना को अमली जामा, आखिरी जो चीज़ होती है वो कर दी। इस बात से हुआ ये कि अखनूर में पाकिस्तान के हमले के प्रेशर को कम करने के लिए भारत ने एक नया मोर्चा खोलने की फैसला किया। पहले तय हुआ कि हमला 7 सितंबर को सुबह 4 बजे किया जाएगा, लेकिन पश्चिमी क्षेत्र के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह ने 24 घंटे पहले यानी कि 6 सितंबर को आगे बढ़ने का फैसला किया। इस पूरे ऑपरेशन का कोड वर्ड था बेंगल। पाकिस्तान को इसकी भनक न लगे, इसलिए जनरल हरबख्श सिंह शिमला से पहले से तय कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम खत्म होते ही हेलीकॉप्टर से बॉर्डर पर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने अमृतसर में कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया। इसके बाद तय वक्त पर भारत की सेना 4 जगहों से पाकिस्तान में घुस गई और कुछ ही घंटों में डोगराई और उत्तर में भसीन, दोगाइच और एक और करके वहाँ पे जगह है, वहाँ पर कब्जा कर लिया। 22 सितंबर की सुबह 5:30 बजे भारतीय सेना ने डोगराई पर कब्जा किया था और अगले 1 दिन तक भारतीय सेना डोगराई से लाहौर पर बरसाती रही। लाहौर भारत के हाथों में जाने का खतरा सीधे तौर पर दिख रहा था।
भारत के लाहौर को घेर लेने के बाद पाकिस्तान ने अपनी सेना और टैंक पंजाब की ओर मोड़ लिए। अब जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान अमृतसर पर कब्जा करना चाहता था। अमेरिकी पैंटन टैक्स की मदद से पाकिस्तान जो था उसने भारत की सीमा के 5 किलोमीटर अंदर खेमकरन पर कब्जा कर लिया था। खेमकरन में मिली हार के बाद अमृतसर को बचाने के लिए भारतीय सेना का अगला पड़ाव था असल उत्तर गांव। पाकिस्तानी सेना अपने करीब 300 टैंक और 10,000 सिपाहियों के साथ में इस गांव की ओर बढ़ रही थी। पाकिस्तान की तुलना में ना भारत के पास इतने एडवांस टैंक थे और ना ही इतनी फौज तैनात थी। ऐसे में 4 ग्रेनेडियर ने पाकिस्तानी टैंक के रास्ते में पानी डाल दिया। टैंकरों और नहर से गन्ने के खेतों में पानी डाला गया। इसके बाद मेजर जनरल गुरबख्श सिंह ने अपने सिपाहियों को खास हॉर्सशू डिफेंस अपनाने का हुक्म दिया। इसमें सभी सिपाही यू के आकार में फॉर्मेशन बनाकर इलाके की रक्षा करते हैं। भारतीय सेना ने असल उत्तर के गन्ने के खेत में छिपकर ऐसा ही एक फॉर्मेशन बनाया और पाकिस्तानी टैंक और फौज का अपने बिछाए दलदल में फंसने का इंतजार करने लगी। जैसे ही पाकिस्तानी टैंक दलदल के रास्ते में आए, उनकी रफ्तार धीमी हो गई। कई टैंक दलदल जो थी उसके चलते आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे। तभी 4 ग्रेनेडियर के छुपे हुए सिपाहियों ने पाकिस्तानी टैंकों के पास आकर उन पर हमला लॉन्च कर दिया। टैंक युद्ध को दूसरे विश्व युद्ध में कुर्स्क में हुए युद्ध के बाद सबसे बड़ा टैंक युद्ध माना जाता है। ये सब चीज़ें भारत और पाकिस्तान के इतिहास में बहुत तरीके से दर्ज हैं और इन चीज़ों को पाकिस्तान लगातार नकारता ही रहता है क्योंकि उसके पास इन चीज़ों को मानने का कोई कारण नहीं। अब देखते हैं इस बार कुछ होता है तो पाकिस्तान क्या करता है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।